नमस्कार साथियों, माय विद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम ज्योग्राफी की इस सीरीज़ में हमने काफ़ी कुछ देख लिया है और हमने सौरमंडल के बहुत सारे ग्रहों का अध्ययन किया है और उस अध्ययन में सिर्फ पृथ्वी एक ग्रह बचा हुआ है जिसे हमें ख़त्म करना है और साथ ही साथ कुछ अन्य खगोलीय पिंड है जिन्हें भी हमें पढ़ना है और कुछ बौने ग्रह हैं। इतना आज हम जानेंगे और पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसे भी हम जानेंगे। तो देखिए, सौरमंडल के इस भाग में हमने लगभग सभी चीज़ों को देख लिया है और एक अंतिम ग्रह बचा था पृथ्वी क्या है? तो सभी ग्रहों में, हमारे जितने भी 8 ग्रह है उन सभी ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। और दूसरी बात पृथ्वी की ये है कि पृथ्वी पर जीवन तो संभव है। पृथ्वी पर जीवन संभव होने का मुख्य कारण है पानी के कारण इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी की संरचना कैसी है? तो पृथ्वी की संरचना आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पृथ्वी इस तरह से गोल है, जियोइड है, गोल भी नहीं है, जियोइड टाइप की है। तो पृथ्वी इस तरह से जियोइड जैसी है, ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुवों पर चपटी होने के कारण आप इसे ऐसा समझ लो कि जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से ये वाला भाग पृथ्वी का चपटा है और ये ध्रुव है। सबसे पहली बात है कि पृथ्वी की संरचना को थोड़ा सा समझ लेते हैं। पृथ्वी को जो दोनों भागों में दो गोलार्धों में बांट दे उसे कहते हैं विषुवत रेखा। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। या फिर हम कहते दें कि 0 डिग्री लाइन या भूमध्य रेखा, इसे हम विषुवती व्यास भी कहते हैं। तो विषुवती व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवती व्यास 12,756 किलोमीटर। 12,756 किलोमीटर ये है पृथ्वी का विषुवती व्यास है। 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवती व्यास या भूमध्य रेखा व्यास है। पृथ्वी से ये 0 डिग्री लाइन है, इससे हम ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री, इसे बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं 23.5 डिग्री पर। और एक बात ये भी याद रखना है, जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को जो कांगो नदी है, कांगो नदी 2 बार काटती है। कांगो नदी इसको क्या करती है? 2 बार काटती है। 0 डिग्री लाइन से हम 23.5 डिग्री ऊपर गए, ऐसे जाएंगे तो यहाँ पर 66 से ही 1/2 डिग्री आएगी जिसे ध्रुवीय व्यास कहते हैं। और यहाँ पर 90 डिग्री पर क्या आ जाएगा? ध्रुव होता है। तो 90 डिग्री पर कोई लाइनें नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एकदम से ध्रुव आ जाता है, इसलिए कोई भी वृत्त नहीं बनता है। मैं बताऊंगा क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाएं मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी पर कर्क रेखा कहाँ पर है और
मकर रेखा कहाँ पर है। इसी तरह पृथ्वी पर नीचे भी आ जाती है, क्योंकि ऊपरी वाला भाग, इस भाग को हम वैसे भी उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो नीचे वाला भाग है इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ भी हम आते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री और इसी तरह चलते हुए आएंगे तो 23.5 डिग्री पर, 23 से ही 1/2 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है, मकर रेखा। और याद रखना मकर रेखा को 2 बार कौन सी रेखा काटती है? तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी जो है इसे 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न बन जाता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका। तो देखो तीसरा फैक्ट मैं कहूँ, कर्क, भूमध्य एवं मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका से गुजरती है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, इनसे ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इनमें इंक भरना। क्या होता है, अब ये जो पृथ्वी है ये इस तरह से है, मैंने तीनों रेखाओं को बता दिया, लेकिन ये सीधी नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि तिरछी कैसे होगी। ये इसका ध्रुवीय व्यास हो जाएगा, ये दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। ये इसका उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। इसका उत्तरी और दक्षिणी व्यास कितना हो जाएगा? तो 12,713.6 किलोमीटर के आसपास इतना हो जाता है। तो उत्तर से दक्षिणी व्यास पृथ्वी का कितना हो जाता है? तो ध्रुवीय व्यास हो जाता है 12,756.6, और इसे अगर मैं कहूँ अप्रॉक्सीमेटली तो 12,713 किलोमीटर। और दोनों उत्तरी, देखो ध्रुवीय व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास का जो अंतर है वो कितना आता है? तो इन दोनों को, क्योंकि जो भूमध्य रेखीय व्यास है वो कितना है? 12,756 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? ये जो व्यास है, ये व्यास है 12,756 किलोमीटर। और इस तरह से हम अगर कहें कि इसके व्यास का, यानी जो भूमध्य रेखीय व्यास है और ध्रुवीय व्यास है, इन दोनों का जो अंतर है ये हो जाता है लगभग 43 किलोमीटर, 42 या 43 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आता है, लगभग में 42 या 43 किलोमीटर के आसपास जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होगी। तो देखो पृथ्वी कैसा है, इस तरह से है पृथ्वी। अब पृथ्वी कैसी है? तो पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है, 13.5 डिग्री अक्षांश की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है। ठीक है, कांगो नदी इसको 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी क्या करती है? 2 बार विभाजित करती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर समझ में आई होगी। आप लोगों को मज़ा आ रहा है, और अगर मज़ा आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें। आप अंत तक के पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी की कोई भी चीज़ अगर आपकी छूट गई हो तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेकर अभी तक के लेक्चर जितने भी डले हैं सभी समस्त लेक्चरों को देख लीजिए। आपकी सारे डाउट या आपके अंदर जो भी संदेह है सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि पृथ्वी के बारे में और क्या क्या है। पृथ्वी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ है।
अभी मैंने पृथ्वी का जो पोर्शन बनाया था वो सीधा सीधा बनाया था, लेकिन अब मैं पृथ्वी का एक ऐसा पोर्शन डिज़ाइन कर रहा हूँ जो रियल है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी अगर आप देखे जाए तो आपकी जो भूमध्य रेखा है वो कुछ इस तरह से तिरछी आएगी। ये है आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ऐसी अगर कोई रेखाएं हैं, कुछ इस तरह से ये अगर भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, अगर मैं इसको 23.5 डिग्री झुका दूँ, 23.5 अंश, क्योंकि पृथ्वी जो है कितनी झुकी हुई है, 22.5 डिग्री झुकी हुई है, तो पृथ्वी 22.5 डिग्री झुके होने के कारण कुछ इस तरह से हो जाती है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी क्या है, झुकी हुई है, तो 22.5 डिग्री झुकी हुई है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये आपका उत्तरी है और इसको मैं ऐसा झुका दूंगा तो यहाँ से इस तरह से ऐसे झुक कर कट जाएगी, इस तरह से ऐसे झुक कर कट जाएगी और ये हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो 22.5 डिग्री झुकी हुई मिलेगी आपको पृथ्वी, 22.5 डिग्री। तो इस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है। साढ़े 22 नहीं, 23.5 आएगा, 23 से ही 1/2 झुकी हुई है। यहाँ से हम इसे कहेंगे मकर रेखा, मकर रेखा, और उत्तरी दो गोलार्ध में जाएगी कर्क रेखा, और इस तरह से इसे भी बना देंगे तो ये हमारा ध्रुवी रेखा हो जाएगी, ध्रुवी रेखा, ठीक है, जो कि यहाँ से 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री आएगा, 22 से ही 1/2 कितना है, साढ़े 23 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2, 23 से ही 1/2 झुकी हुई है पृथ्वी। इसे कैसा समझेंगे, इस तरह से ये भूमध्य रेखा है और ये हमारी सीधी सीधी ध्रुवी रेखा है। अगर इस ध्रुवी रेखा को मैं ऐसा 23.5 डिग्री, 23 से ही 1/2 डिग्री झुका दूँ तो यहाँ से ये जो कोण बनेगा ना, ये कोण 23.5 डिग्री का, तो अक्षों से, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ तो यहाँ से 66 से ही 1/2 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 66 से ही 1/2, क्योंकि ये तल से है, तल से, और ये अक्ष के तहत, ये अक्ष है, कौन सा अक्ष, ध्रुवीय अक्ष के तहत पृथ्वी 22.5 डिग्री झुकी हुई है, और तल के तहत अगर बात की जाए तो 62 से ही 1/2 डिग्री कैसी है, झुकी हुई है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। और अब यहाँ से हम फैक्ट चालू करते हैं कि कौन कौन से फैक्ट है पृथ्वी के लिए, तो एक एक करके हम फैक्टों को लिखेंगे। पहला फैक्ट कि पृथ्वी के 23 से ही 1/2 डिग्री झुके होने के कारण, झुके होने के जो कारण हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, यानी जो अलग अलग मौसम हम देखते हैं वो पृथ्वी के इसी 23.5 डिग्री अंश झुके होने के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। पृथ्वी क्या है, सूर्य की परिक्रमा करती है और अपने अक्ष पर घूमती है। तो देखो, पृथ्वी अपने अक्ष पर, मतलब दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति कितनी है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, दैनिक गति का मतलब क्या हो जाता है, दिन रात का होना, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट हो रही है और उससे क्या हो रहा है, दिन रात हो रहा है, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। इसी कारण पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मतलब दैनिक गति जिससे दिन रात होते हैं, जिससे
क्या होते हैं? दिन एवं रात होते हैं, रात होते हैं। और यही दिन रात जो है पृथ्वी किस गति से करती है? तो उसकी जो गति होती है दैनिक गति, ये होती है 1610 किलोमीटर पर घंटा। मतलब एक घंटे में 1610 किलोमीटर पर घंटे की गति से अपने अक्ष पर घूमती है। और इसी के वजह से दिन रात होते हैं, क्योंकि अपने अक्ष पर इस गति से पृथ्वी 1610 किलोमीटर पर घंटे की गति से घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। और एक दिन में और एक रात यानी पूरा एक दिन लगाने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का दिन समय लगता है। इसे हम एक दिन कहते हैं, एक दिन। ठीक है, एक दिन में पृथ्वी देखो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में, जिसे हम दैनिक गति कहते हैं। और इसी कारण क्या होता है? दिन और रात होती है। तीसरी बात, पृथ्वी सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा। तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो देख लो 365 दिन। कब? जब नॉन लीप ईयर रहे, और जब लीप वर्ष हो ना तो 366 दिन। लीप वर्ष कब आता है? हर 4 साल में, हर या प्रत्येक चौथा वर्ष हम लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो देखो एक वर्ष कितने दिन का होता है? तो देखो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? किसको? पृथ्वी को। तो 365 दिन या 366 दिन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्योंकि ये एक वर्ष होता है, इसे सौर वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? सौर वर्ष। क्योंकि सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो सौर वर्ष कहेंगे, सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। और अगर इसे सौर वर्ष कहेंगे तो यहाँ भी इसकी कुछ गति होगी। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा जब करेगी, यानी ये पृथ्वी है और ये सूर्य की परिक्रमा, मान लो ये सूर्य है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा कर रही है, तो इस तरह से परिक्रमा पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूम रही है, तो अपने अक्ष पर घूमने से दिन रात कर रही है, जिसकी गति 1610 किलोमीटर है। और एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। लेकिन जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना इस तरह से, तो इसे 365 से 366 दिन पूरे होते हैं। इस गति को इसे सौर वर्ष कहते हैं। और ये गति कितनी होती है? 30 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में 30 किलोमीटर की गति होती है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है पृथ्वी की? 30 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। अब देखो ये समय कितना लगता है? तो समय एकदम एग्जैक्ट समय है 365 दिन। कितना लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ये वो समय है जिसमें पृथ्वी सूर्य की का एक चक्कर पूरा करती है। क्या करती है? पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करती है। यानी सूर्य की चक्कर या सूर्य का चक्कर एक बार पूरा करती है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। देखो ये 365 दिन तो है जिसे हम नॉर्मल वर्ष कहते हैं, लेकिन ये 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड मतलब लगभग 6 घंटे के आसपास है ये समय। तो 6 आवर के आसपास है। अगर ऐसे ही 6 घंटे लगाए तो पहले वर्ष 6 घंटे, दूसरे वर्ष 6 घंटे, तीसरे वर्ष 6 घंटे, चौथे वर्ष 6 घंटे, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। और 24 घंटा मिलकर इस तरह से ऐसे 4 वर्ष में 24 घंटे बढ़ जाते हैं। और इसी 24 घंटे के बढ़ने की वजह से 365 से 366 दिन पूरे हो जाते हैं, जिसमें हम फरवरी को जो हमारी फरवरी है, फरवरी 28 की ना होकर कितने की हो जाती है? 29 की हो जाती है।
तो फरवरी 28 से 29 की कैसी होती है, इस तरह से हो जाती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है और कैसे कैसे लगता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड के समथिंग 16.6 सेकंड के समय में पृथ्वी के तल पर क्या होता है, पहुंचता है। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग पृथ्वी को और आगे देखते हैं पृथ्वी के बारे में और क्या क्या जानकारी है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी के बारे में जैसे ऋतुएं परिवर्तित होना बता दिया मैंने। पृथ्वी की बनावट, पृथ्वी की जो बनावट है, बनावट कैसी है, शुक्र के जैसी है, शुक्र के जैसी है, शुक्र ग्रह के जैसी है, इसलिए उसकी क्या कहते हैं, जुड़वा भी कहते हैं। शुक्र की जुड़वा बहन भी कहते हैं। किसकी जुड़वा बहन कहते हैं, तो पृथ्वी की बनावट शुक्र ग्रह के जैसी है, इसलिए पृथ्वी को शुक्र की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखो, एक साइरस अगर देखा जाए तो सूर्य के बाद में, क्योंकि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है सूर्य, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन है, सूर्य। सूर्य के बाद में कौन हो जाएगा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी जो तारा है, ये अल्फा सेंचुरी का ही एक तारा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा सूर्य है और प्रोक्सिमा सेंचुरी दूसरे नंबर पर है। ये किस तारा समूह का है, तो अल्फा सेंचुरी का है। अल्फा सेंचुरी का एक समूह का तारा है। और तीसरा है साइरस स्टार, जिसे हम डॉग स्टार भी कहते हैं। साइरस या डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार, ये सबसे चमकीला तारा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा, ये पूछा जाता है इसके बारे में, सबसे चमकीला तारा कौन है, साइरस या डॉग स्टार। ये क्यों चमकीला है, क्योंकि ये सूर्य से 2 गुना बड़ा है। कैसा है, सूर्य से 2 गुना कैसा है, बड़ा है। ये सूर्य से 2 गुना कैसा है, बड़ा है। तो इतनी जानकारी है पृथ्वी के बारे में। इसमें लगभग, वैसे पृथ्वी की जानकारी इतनी सी ही नहीं है, पृथ्वी की बहुत सारी जानकारी है, परंतु मैं पृथ्वी को इसलिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि पूरी जानकारी हमें पृथ्वी के बारे में ही पढ़नी है। पृथ्वी का सौंदर्य पढ़ना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ना है हमें। तो हमें बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो पृथ्वी के बारे में पढ़नी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो हम इसे इतना छोड़ सकते हैं, आगे हम और पढ़ेंगे इसे, तो बने रहिएगा, आगे देखते हैं। अब देखो, पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। तो इसे कैसे छोड़ेंगे, इसे पढ़ना तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, चंद्रमा को देख लेते हैं कि चंद्रमा क्या है। कहा जाता है चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से ही टूटा हुआ या पृथ्वी का ही टूटा हुआ एक हिस्सा है। इस बात की सिद्धि जब अपोलो अभियान हुआ था, अमेरिका ने किया था अपोलो अभियान, उसके तहत इस बात को सिद्ध किया गया कि पृथ्वी में जो एलिमेंट पाए जाते हैं, सेम एलिमेंट सेम कंटेंट के साथ में जो अपोलो 11 ने जो भी कंटेंट वहाँ से लेकर आए, वो कंटेंट में भी सेम ही मिला है। तो इसके तहत हमने इस जानकारी का पता लगाया कि पृथ्वी का ही एक टूटा हुआ भाग क्या है, चंद्रमा है। तो देख लेते हैं चांद, इसे कैसे छोड़ दें, मून। चांद ही हो गया था, ठीक है। तो चांद
इसे देखना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा के बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? सेलेनोलॉजी कहते हैं। इसके अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। देखो, ये सेलेनोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा पर एक स्थान है, धूल कण के बहुत ज़्यादा बवंडर पाया जाता है और एक मैदान इलाका है। तो देखो, चंद्रमा का एक धूल कणों का मैदानी इलाका, चंद्रमा के इसका जो धूल कण का एक मैदानी इलाका, इसे बोलते हैं शांत सागर, शांति सागर। क्या कहते हैं? शांति सागर। क्या है ये शांति सागर? कई बार पूछा जाता है कि शांति सागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा पर स्थित धूल कणों का जो मैदान है उसे क्या बोलते हैं? शांति सागर कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शांति सागर क्या है, तो धूल कणों का। यहाँ पर इसका कारण क्या है शांति सागर का? यह हमेशा अंधकार, यहाँ हमेशा अंधकार होता है, अंधकार होता है। यानी कभी भी पृथ्वी की या फिर सूर्य की किरण यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। इसी कारण से इसे शांति सागर कहते हैं। जो चंद्रमा है ना, इसका जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में एक पर्वत है बीटलगीज पर्वत। जो चंद्रमा है, चांद है, इसके दक्षिणी ध्रुव पर एक पर्वत है बीटलगीज। और ये जो बीटलगीज पर्वत है ना, इसका सबसे ऊंचा पर्वत है। बीटलगीज पर्वत सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा पर्वत है इसका बीटलगीज। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर। इसका व्यास 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर है। और इसका द्रव्यमान किसका द्रव्यमान? चंद्रमा का द्रव्यमान। चंद्रमा का जो द्रव्यमान है, पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? 1/81 है पृथ्वी के द्रव्यमान का। आप ये समझ सकते हो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग कर दे तो चंद्रमा का द्रव्यमान निकल आएगा। समझ पाए आप लोग? इतनी मैथ्स और गणित तो आप लोगों को आती होगी। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमा जो है, पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कितने, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। सूर्य हमारी मंदाकिनी जो आकाशगंगा है या फिर दुग्ध मेखला, उसकी परिक्रमा कर रहा है। उसी तरह से चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है कितने दिन में? 27 दिन 8 घंटे में। तो पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर देता है। तो देखो, पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन 8 घंटे में पूरा कर देता है। यही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। इतने ही समय में चंद्रमा अपने अक्ष पर क्या हो जाता है? घूम जाता है। अपने अक्ष पर क्या हो जाता है? घूम जाता है। और इसी कारण से चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग देखा जा सकता है। इसी कारण से घूम जाता है, अपने अक्ष पर क्या हो जाता है? घूम जाता है। इसी कारण
इसी कारण चंद्रमा का एक ही भाग देखा जा सकता है। अब मुझे एक बात बताइए कि चंद्रमा का एक ही भाग देखा जा सकता है तो कितने परसेंट चंद्रमा को देखा जा सकता है? तो 57% चंद्रमा का भाग दिखाई देता है। क्या होता है? चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? 57 भाग दिखाई देता है। ठीक है, इतनी जानकारी हुई। अब हमें देखना है कि नक्षत्र मास क्या है। नक्षत्र मास 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। देखो, नक्षत्र मास 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और कुछ 11 से 12 सेकेंड, यानी 11.6 सेकेंड। ये इतना समय है, इसे नक्षत्र मास समय कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नक्षत्र मास समय किसे बोलते हैं? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड को नक्षत्र मास समय कहते हैं। देखो, चंद्रमा पर क्या हुआ? अपोलो मिशन या अपोलो 11 चलाया गया था, अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11, इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये पहले व्यक्ति थे, फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। क्या किया था? चंद्रमा पर कदम रखा था। और ये जो अपोलो 11 है ना, कहाँ उतरा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर उतरा था, है ना, यहाँ पर उतरा था। और इस तरह से यह मिशन चलाया गया था। इसमें देखना नीचे आ रहा है क्या? एक चीज़ और याद रखना कि आ रहा है ना सारी चीज़ें, ठीक। सुपरमून क्या है? सुपरमून की घटना जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है, उस घटना को कहते हैं हम सुपरमून। सुपरमून घटना किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज़्यादा निकट हो, उसे सुपरमून कहते हैं। इसमें जो चंद्रमा है लगभग 14% बड़ा और लगभग 30% चमकीला दिखाई देता है, और 30% चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, एक ब्लू मून की घटना भी होती है। ब्लू मून की घटना क्या है? ब्लू मून क्या होता है? किसी वर्ष में, किसी एक वर्ष, कोई भी वर्ष ले लो, उस वर्ष में एक महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए। ब्लू मून किसे कहते हैं? एक माह में 2 पूर्णिमा का होना, यानी ये 31 दिन के अंतराल में हो जाती है। 31 दिन के अंदर 2 पूर्णिमा हो जाती है। एक पूर्णिमा आई, उसके बाद में 2 पूर्णिमा, तो 2 पूर्णिमा का होना ब्लू मून का होना कहलाता है। और एक होता है ब्लू मून ईयर या वर्ष, ब्लू मून वर्ष। क्या है ब्लू मून वर्ष? अगर एक महीने में 2 बार पूर्णिमा है तो याद रखना ब्लू मून किसे कहते हैं? एक माह में 2 बार पूर्णिमा हो तो उसे ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून की घटना कहते हैं। और दूसरी पूर्णिमा को कहेंगे, जो दूसरी सेकेंड पूर्णिमा उसको कहते हैं पूर्णिमा। सेकेंड जो दूसरी पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा को कहते हैं, सेकेंड पूर्णिमा को कहते हैं। ठीक है,
और ब्लू मून ईयर अगर एक महीने में 2 बार, तो ऐसे 2 महीने हो तो एक वर्ष में 2 बार ब्लू मून हो, एक वर्ष में 2 बार ब्लू मून की घटना हो तो उसे ब्लू मून वर्ष कहते हैं। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। तो लगभग चंद्रमा के बारे में इतनी जानकारी इनफ है और ये बहुत कुछ है, ठीक है। बाकी हमने भी चंद्रयान मिशन अभी चलाया था जो हमारा लगभग सक्सेस ही हुआ है। इससे पहले हमने 2008-9 में भी चंद्र मिशन, फर्स्ट चंद्रयान मिशन चलाया था, सक्सेसफुल रहा। और अभी जो चलाया था 2019-20 वाला, वो अनसक्सेसफुल हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमने क्या क्या देख लिया है। हमने जितने भी आकाशीय पिंड हैं उन पिंडों को हमने 3 भागों में बांटा था। सभी आकाशीय पिंडों को हमने क्या किया था, 3 भागों में बांटा था। 3 भागों में, पहले भाग में ग्रह कितने हैं, 8 ग्रहों को देख लिया हमने। उसके बाद में कुछ बौने ग्रह मैंने बताया था, बौने ग्रह, जिसमें हम यम यानी प्लूटो, चेरान और इशिंग को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में अन्य खगोलीय पिंड, अन्य सौर मंडली पिंड, ऐसे 3 भागों में बांटा था हमने। अभी कौन कौन से पिंड हैं इसे देख लेते हैं। तो देखो हमारा एक पोर्शन तो क्लियर हुआ कि ग्रह क्या है। तो ग्रह वाला पोर्शन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, सारे लगभग 8 ग्रहों को हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम लोग कि बौने ग्रह क्या है। बौने ग्रह, दूसरी परिचर्चा करते हैं बौने ग्रहों की। बौने ग्रह, बौने ग्रह में सबसे पहले आ जाता है हमारा यम या प्लूटो। क्या है यम? तो देखो सबसे पहले बात आती है यम। यम की खोज किसने की? क्लॉड टॉलमे ने की। किसने की? टॉमवो, क्लॉड टॉमवो, ठीक है। ये व्यक्ति है क्लॉड टॉमवो, इसने इसकी खोज की। क्लॉड टॉमवो ने किसकी? प्लूटो की या यम की खोज की, ठीक है। इसके खोज करता, इसकी खोज, ठीक। तो बौने ग्रह में यम की खोज क्लॉड टॉमवो ने की। यम को ग्रहों की श्रेणी से क्यों निकाला गया? पहली बात तो ये थी कि इसका आकार बहुत छोटा था। यम का जो आकार है, पहला कारण था ग्रह से निकालने का। ग्रह से निकालने का कब निकाला? 2006 में प्राग सम्मेलन के तहत इसको निकाला गया। 2006 में प्राग सम्मेलन के तहत। तो कारण क्या था इसका निकालने का? तो पहली बात आकार छोटा था इसका, आकार छोटा था, आकार छोटा, बोले आप छोटे मोटे हो, निकाल दिया उसको। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि इसका पथ वृत्ताकार नहीं था। पथ वृत्ताकार नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आकार छोटा होने के कारण जितने भी बड़े पिंड थे वो अपनी ओर इसे खींच लेते थे। अब इसकी कोई गलती नहीं है, ये लालच में आकर उधर चले जाता था। इसी कारण से इसका पथ कैसा था? वृत्ताकार नहीं था। और
तीसरा इसका मुख्य कारण है कि ये अरुण की कक्षा को काट रहा था, सॉरी वरुण की कक्षा, यह वरुण की कक्षा को काट रहा था, कक्षा को क्या कर रहा था, बार बार काट रहा था। ये वरुण की कक्षा को क्या कर रहा था, बार बार काट रहा था। और 3 इसके मुख्य कारण थे, पहले कि आकार छोटा था, दूसरा है पथ इसका वृत्ताकार नहीं था, और तीसरा कारण है कि वरुण की कक्षा को क्या कर रहा था, बार बार काट रहा था। इसीलिए इसको ग्रहों की श्रेणी से क्या कर दिया, निकाल दिया गया, और इसको बौने ग्रहों में क्या कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। उसके बाद में इसका नया नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नया नाम भी डिज़ाइन कर दिया 134, और आगे इसका और कुछ ऐसे ही नाम है 134 इसका नया नाम है, न्यू नेम, नया नाम रख दिया। इसी में एक खुश है। तो पहला ग्रह है यम, पहला ग्रह। दूसरा बौने ग्रह में पहला यम हो गया, दूसरा सेरस, इसकी खोज पियाजी ने की, पियाजी ने इसकी खोज की। पियाजी ने क्या की, इसकी खोज पियाजी ने की। इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इसकी खोज किसने की, पियाजी ने की। उसके बाद में सेरस के बाद में कौन आ जाता है, चेरॉन भी क्या है, एक बौना ग्रह है। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह नहीं है, आपको दे दिया जाता है यम है, सेरान है, चेरॉन है, कुछ भी दे दिया जाता है। तो चेरॉन, और एक चौथा है इरिस, ये भी एक बौना ग्रह है। तो देखो इरिस, चेरॉन और सेरस, और अब यम भी एक बौने ग्रह में आ जाता है, छोटे ग्रहों में। तो देखो हमने ग्रहों की परिभाषा में या आकाशीय पिंडों की परिभाषा में हमने 3 भागों में बांटा था, ग्रह, बौने ग्रह में हमने देख लिया कौन कौन से बौने ग्रह, और अन्य सौरमंडलीय पिंड। अब देखते हैं अन्य सौरमंडलीय या लघु सौरमंडलीय पिंड, अन्य ना लिखते हुए लघु यानी बहुत छोटे छोटे, सबसे बड़े ग्रह से छोटे बौने ग्रह, और अब बिल्कुल छोटे छोटे से, तो लघु सौरमंडलीय पिंड। ये सभी आकाशीय पिंड है, जिसमें सबसे पहला पिंड आ जाता है हमारा क्षुद्र ग्रह, जिसे हम एस्टेरॉइड भी कहते हैं। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। पहली बात तो इनके लिए मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं। पहली बात तो इनके लिए कि ये मंगल और बृहस्पति की क्या है, उसकी कक्षा में पाए जाते हैं। दूसरा कारण इसका क्या है कि ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। बहुत छोटे छोटे पिंड हैं। उत्पन्न कैसे होते हैं, उत्पत्ति इनकी, तो जब कोई ग्रह उसमें विस्फोट होता है, ग्रह के विस्फोट होने के कारण छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं। ग्रहों के विस्फोट के कारण छोटे छोटे पिंड जो आकाश में छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये सभी एस्टेरॉइड बन जाते हैं। तो क्या होता है, छोटे छोटे पिंड, इनकी उत्पत्ति ग्रहों में के विस्फोट के कारण छोटे छोटे जो पिंड है पूरे आकाश में फैल जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। अब ये बहुत छोटे छोटे पिंड होते हैं, वैसे वहाँ जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े भी होंगे, तो ये छोटे छोटे पिंड होते हैं। तो किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में जब आ जाते हैं तो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो जब किसी ग्रह से टकराते हैं ना, ये जब किसी ग्रह से टकराते हैं तो क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ी झील का निर्माण होता है या बहुत बड़ा गड्ढा होता है। जब यह बहुत टकराते हैं तो एक तो बहुत बड़ा गर्त या गड्ढा
का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं। और इन गड्ढों में आप देख सकते हो कि एक गड्ढा क्या है, तो हमारी लूनार झील, लूनार झील कहाँ की है, लूनार झील महाराष्ट्र, महाराष्ट्र MH महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लूनार झील इसी का क्या है, एक उदाहरण है। तो ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में पाए जाते हैं और कई बार ये किसी ग्रह से टकरा जाते हैं तो बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, जिसे लूनार झील कहते हैं। इसी तरह का एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है फोरवेस्टा, एक क्षुद्र ग्रह है फोरवेस्टा, फोरवेस्टा कहाँ है, ये USA का है, सॉरी फोरवेस्टा, ये एक बहुत बड़ा क्षुद्र ग्रह है, एक मात्र, क्योंकि USA ने खरीद के तो नहीं रखा होगा। फोरवेस्टा ये एक क्षुद्र ग्रह है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है, एकमात्र क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसे नग्न आंखों से, नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जा सकता है, जा सकता है, नग्न आंखों से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा, फोरवेस्टा ये एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। और कौन से लघु सौरमंडलीय पिंड हैं, तो दूसरे पिंड है धूमकेतु या कॉमेट, धूमकेतु जिसे हम इंग्लिश में कॉमेट कहते हैं, ठीक है। कॉमेट क्या है, तो ये गैसों प्लस धूल कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, गैसों और धूल कणों से मिलकर बना होता है। और ये जब गैसों और धूल कणों से मिलकर बना होता है तो ये बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा, ठंडा होता है। इसी ठंडे होने के कारण इसका आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ये अपने आप को कुछ समय अंतराल में क्या करता है, रिपीट करता है, अपने आप को कुछ समय अंतराल में क्या करता है, रिपीट करता है, रिपीट करता है, कुछ समय अंतराल में क्या करता है, रिपीट करता है। और इसी का एक उदाहरण है हेली, हेली जिसे हम हेली नाम से जानते हैं। ये 76 वर्षों में एक बार फिर से अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। ये हेली जो है 76 वर्षों में एक बार रिपीट करेगा। इससे पहले इसको कब देखा गया था, 1986 में। तो पहले इसे 1986 में देखा गया। अब इसको कब देखेंगे, तो ये अब कब दिखाई देगा, 2062 को ये क्या होगा, दिखाई देगा धूमकेतु, जिसका एक उदाहरण है हेली। अब ये क्या होता है, गैसों का पिंड होता है और ये दिखाई कब देता है, इसके पीछे रीज़न है। जब सूर्य की ओर ये आकर्षित होता है ना, जब भी सूर्य की ओर गति करता है तब दिखाई देता है। यह सूर्य की ओर गति करता है तब दिखाई देता है, उससे पहले दिखाई नहीं देता है। जब ये सूर्य की ओर गति करता है तब क्या होता है, दिखाई देता है। तो देखो ये कब दिखाई दे रहा है, सूर्य की ओर गति करता है तब दिखाई देता है। अब ये आकाशीय पिंड है, तो इसमें क्या है, बहुत सारी गैसें हैं और धूलकण है। गैसों के वजह से सीधा किसकी ओर जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और जब ये सूर्य की ओर अग्रसर होता है या गति करता है
तो इसके धूल के कण धीरे धीरे क्या है, पीछे छूटते जाते हैं। इसी कारण से इसकी पूंछ दिखाई देती है कि भाई पीछे कुछ पूंछ होगी, इसलिए इसको पुच्छल तारा कहते हैं। सॉरी, इसे पुच्छल तारा या हेली धूमकेतु भी कहते हैं। तो देखो, क्योंकि ये पूंछ इसकी एक लंबी सी पूंछ होती है, इसी के कारण अब कुछ उल्काएं होती हैं, कुछ और खगोलीय पिंड होते हैं। तो देखो लघु खगोलीय पिंड में एक क्षुद्र ग्रह, दूसरा धूमकेतु और तीसरा है पुच्छल तारे, सॉरी उल्काएं। उल्काएं क्या है? उल्काएं, उल्काओं को आप मेटोर्स भी कहते हैं, मेटियोर्स, ठीक है, मेटियोर्स। उल्काएं क्या होता है? ये भी एक खगोलीय पिंड होते हैं। खगोलीय पिंड नहीं, जितने भी हमारे क्षुद्र ग्रह, जैसे क्षुद्र ग्रह के जो पिंड होते हैं, क्षुद्र ग्रह एवं जो पुच्छल तारे होते हैं ना, पुच्छल तारे या फिर धूमकेतु के टूटे हुए टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? उल्काएं। तो जो क्षुद्र ग्रह है और धूमकेतु है, यह क्षुद्र ग्रह, यह है धूमकेतु, इनके जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जो छूट जाते हैं, जैसे ये धूमकेतु का आगे वाला भाग बहुत गोल होता है, ये भागते रहता है और पीछे पूंछ की तरह निकली होती है, तो पीछे का भाग क्या आता है? छूटते रहता है और धीरे धीरे पिघलते रहता है, क्योंकि गैसी गोला है और बहुत ठंडा है, पिघलने लग जाता है, पिघल कर पूरा क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। तो क्या है, पीछे के जो छोटे छोटे पिंड हैं ना, छूटने लगते हैं और टूटने लगते हैं। टूटे हुए टुकड़े होते हैं, जो वहाँ से कोई बड़ा पिंड गुजर रहा होता है ना, उसके गुरुत्वाकर्षण में क्या हो जाते हैं? टेप हो जाते हैं, और उस गुरुत्वाकर्षण की ओर क्या होता है? खिंचाव होने लग जाता है। जैसे मान लो कि एक ऐसे बड़ा, मतलब यहाँ से कोई हेली धूमकेतु, मान लो धूमकेतु कुछ इस तरह से भाग रहा है, ये उसकी पूंछ है, धीरे धीरे पूंछ, ठीक है, इस तरह से ये पूंछ यहाँ पर बड़ी है, इधर छोटी होती हुई आ गई है। अब ये पूंछ अब इधर यहाँ से उसका भाग छूट भी रहा है, और ये इधर क्या हो रहा है? इधर सूर्य की ओर क्या कर रहा है? सूर्य की ओर आकर्षित भी हो रहा है, ठीक है, सूर्य की ओर आकर्षित भी हो रहा है। इसका ये भाग छूट गया है, और बाकी और भी ग्रह इसके क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। तो चक्कर लगाने की वजह से यहाँ पर कोई दूसरा ग्रह चक्कर लगा रहा है, तो जिसने तो छोड़ दिया, ये आगे निकल गया है, लेकिन इसका जो पिछला वाला भाग है ना, इसके गुरुत्वाकर्षण में फंस जाएगा, और इसके वजह से ये इधर बहुत तेज़ी से गति करता है, जिससे हमें कुछ क्षण के लिए एक लंबी लाइन सी या फिर बिजली की लाइन सी दिखाई देती है। तो टुकड़े होते हैं जो प्रकाश की लंबी लाइन के रूप में दिखाई देती है। अब जब ये लंबी लाइन के रूप में दिखाई देते हैं ना, तो क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे तारे टूट रहे होंगे। तारे एक्चुअल में नहीं टूटते हैं, वो उल्काएं होती है, मेटर्स होती है, जो हमें दिखाई देती है कि कैसे ये गति कर रहा है और कैसे इसके अंदर दिया हुआ है। तो देखो, लंबी लाइन से दिखाई देती है, जिसके कारण अब इसके कारण क्या होता है? जब ये इसके गुरुत्वाकर्षण से जब इस पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करेगा ना, तो खुद अपने आप को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। खत्म कैसे? क्योंकि बहुत तेज़ी से फ्रिक्शन होता है, और उसी फ्रिक्शन की वजह से जो भी पिंड है, जो उल्का पिंड है, वो पृथ्वी या फिर उसके तल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उसके वायुमंडल में ही क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। आई होप की चीज़ें क्लियर हुई होगी और आपको समझ में आया होगा कि कैसे इन सभी चीज़ों को बनाया गया है और कैसे कैसे ये काम करती है। तो ये सौरमंडल वाला पोर्शन है या सौरमंडल वाला पार्ट है, जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आगे इसी तरह के अब पूरी की पूरी, क्योंकि अब हम पहले
के जो पोर्शन है, जैसे हमने सबसे पहले ब्रह्मांड लिया, ब्रह्मांड के बाद में हमने कुछ और छोटे छोटे टॉपिक लिए, तो वहाँ से हम पृथ्वी की ओर आ चुके हैं। अब पूरी पृथ्वी ही पढ़ना है। अब जैसे हम कल से पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या काम करती है, आंतरिक संरचना क्या है, महाद्वीप क्या है, स्थल मंडल क्या है, जलमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है,